Hi everyone, once again welcome to my YouTube channel Physics with Dr. संजय भार्गव। उम्मीद करते हैं कि माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियोस आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे। फेराइट टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था और आज उसमें हम प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन फेराइट मीडियम के बारे में जानेंगे। Propagation in the direction of magnetization and normal to the direction of magnetization के बारे में भी इस वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले let us pick up propagation characteristics in a ferrite medium. Microwave propagation in an infinite magnetized फेराइट मीडियम। यहाँ पर आप देखिए कि 3 डायमेंशनल स्पेस का हमने सिलेक्शन किया है। Z हमारे लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन को व्यक्त करता है, R डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को बताता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, we consider a wave propagating in direction r that makes an angle theta with the direction of magnetization, that is z direction. So z is the direction of magnetization and r is the direction of propagation and theta is the angle between them. r lies in the xz plane, ये x और ये z, x z plane के अंदर r वेक्टर है हमारे पास में। The field vectors possess a dependence e power j omega t minus gamma dot r. The vectors e vector, h vector, b vector and d vector are related by the Maxwell equations. तो हम यहाँ पर दो मैक्सवेल इक्वेशन जो कर्ल की इक्वेशंस हैं उनको हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। पहला इक्वेशन है हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जे ओमेगा बी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी। सेकेंड इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे ओमेगा डी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी मैट्रिक्स ज्ञात किए थे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं द फेराइट मीडियम हैज आइसोट्रोपिक स्केलर परमिटिविटी। फेराइट मीडियम के पास में एक आइसोट्रोपिक स्केलर परमिटिविटी होती है, इसलिए डी वेक्टर को एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। इन फेराइट्स बी एंड एच आर रिलेटेड एज, तो बी और एच के बीच का रिलेशनशिप हमने विगत वीडियो में ज्ञात किया था। तो बी एक्स बी वाई बी जेड ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। म्यू माइनस जे के जीरो, जे के म्यू जीरो, जीरो जीरो और म्यू जीरो, और एच एक्स एच वाई और एच जेड। इनसे हमको 3 इक्वेशन मिलेंगी, एक बी एक्स के लिए मिलेगी, एक बी वाई के लिए मिलेगी और एक बी जेड के लिए मिलेगी। बी एक्स वुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एच एक्स माइनस जे के एच वाई। Similarly, by would be equal to jk hx plus mu times hy और bz is equal to mu 0 hz। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा ब्यू, उसको हम इस तरह से कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस ई अगर निकालना है तो हमारे को मिलेगा डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड will be equal to minus j omega mu times hx minus jk hy। एक कंपोनेंट आपको x i कंपोनेंट तो ये मिल गया, इसी तरह से आपको j कंपोनेंट मिलेगा। डेल्टा ex by डेल्टा z माइनस डेल्टा ez by डेल्टा x will be equal to minus j omega jk hx plus mu hy। ये हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। जो 3 कंपोनेंट आएंगे वो हमारे लिए 3 इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5। तो इसी तरह से यहां पर इक्वेशन नंबर 5 आपको मिलेगी डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू 0 एच जेड।
अब जो वेव आपकी एक्स जेड प्लेन में गति कर रही है उसके लिए डेल्टा बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0 और डेल्टा बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस गामा साइन थीटा एंड डेल्टा बाय डेल्टा जेड इज माइनस गामा कॉस थीटा। तो आप डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा बाय डेल्टा वाई और डेल्टा बाय डेल्टा जेड का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन संख्या 3, 4 और 5 में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलेगी गामा कॉस थीटा ई वाई विल बी इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू टाइम्स एच एक्स माइनस जे के एच वाई। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 आपको मिलेगी माइनस गामा कॉस थीटा ई एक्स प्लस गामा साइन थीटा ई जेड माइनस जे ओमेगा जे टाइम्स के एच एक्स प्लस म्यू एच वाई। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 आपको मिलेगी माइनस गामा साइन थीटा ई वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू 0 ई जेड। इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर 2 थी आपके पास में कर्ल ऑफ एच की, उससे भी आपको 3 कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो हमने बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली लिखे हैं। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमको जो इक्वेशंस मिलेंगे गामा कॉस थीटा एच वाई वुड बी इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स, गामा साइन थीटा एच जेड माइनस गामा कॉस थीटा एच एक्स विल बी इक्वल टू माइनस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई, गामा साइन थीटा एच वाई वुड बी इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। तो 3 इक्वेशंस तो आपको मिली कर्ल ई के इक्वेशन से और 3 इक्वेशन आपको कर्ल ऑफ एच के इक्वेशन से मिली। तो दोनों मैक्सवेल इक्वेशन मिलकर हमको 6 इक्वेशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इन सभी इक्वेशन से हम एच एक्स, एच वाई और एच जेड की वैल्यू निकालने की एक कोशिश करेंगे। तो इन सभी इक्वेशन को आप एच एक्स, एच वाई और एच जेड के टर्म्स में चेंज कर दीजिए। जे ओमेगा म्यू साइन थीटा एच एक्स प्लस ओमेगा के साइन थीटा एच वाई प्लस जे ओमेगा म्यू 0 कॉस थीटा एच जेड इज इक्वल टू 0 माइनस गामा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा एच एक्स प्लस 0 प्लस गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू 0 एप्सिलॉन एच जेड इज इक्वल टू 0। इसी तरह तीसरी इक्वेशन आएगी जे ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन के एच एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा स्क्वायर एच वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इन सभी का अगर आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो इनके डिटर्मिनेंट का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया और उसको हमने 0 प्रतिस्थापित कर दिया। जे ओमेगा म्यू साइन थीटा ओमेगा के साइन थीटा जे ओमेगा म्यू 0 कॉस थीटा माइनस गामा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 0 गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू 0 एप्सिलॉन जे ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन के ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गामा स्क्वायर 0। ये जो डिटरमिनेंट बनाया इसका वैल्यू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए 0 होना चाहिए। दिस इक्वेशन में बी एक्सपेंडेड टू फॉर्म प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन का हम एक्सपेंशन करके प्रोपोगेशन कांस्टेंट ज्ञात कर सकते हैं। हम 2 अलग अलग अवस्थाओं के अंदर प्रोपोगेशन कांस्टेंट ज्ञात करेंगे। केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ जब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका सेम होगा। सो हमने यहां पर कहा है थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन प्रोपोगेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमें माइक्रोवेव फैराडे रोटेशन के बारे में जानकारी देगा। इसी तरह when theta is pi by 2, that is when direction of propagation is normal to the direction of magnetization, तो आपको डबल रिफ्रैक्शन या बाइरेफ्रेंजेंस इफेक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इन दोनों केसेस को हम यहाँ पर अलग अलग टेकअप करेंगे और दोनों स्थितियों के अंदर हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट को सुनिश्चित करने की एक कोशिश करेंगे। तो केस 1 हम यहाँ पर पिकअप कर रहे हैं प्रोपोगेशन in the direction of magnetization. So theta becomes equal to 0. When the propagation is in the direction of magnetization, तो delta by delta x would be 0 and delta by delta y would be 0. केवल जो भी परिवर्तन होगा वो z डायरेक्शन में होगा। The fields vary as e power j omega t minus gamma z. So delta by delta z की जगह माइनस गामा को रख सकते हैं।
हमारे पास जो ऊपर डिटर्मिनेंट बना था उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा को हम हटा सकते हैं। तो जो इक्वेशन 6 में डिटर्मिनेंट था वो अब इस तरह से दिखाई देगा, म्यू माइनस जे के म्यू जीरो माइनस गामा स्क्वायर जीरो ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन जे ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन के गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन और थर्ड टर्म जीरो। इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन मालूम करने के लिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो होना चाहिए। अब आप इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। एक्सपेंशन करेंगे तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दीजिए, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, म्यू टाइम्स और क्रॉस टर्म्स में माइ ये मिलेगा आपको ओमेगा जीरो माइनस ओमेगा जीरो म्यू जीरो एप्सिलॉन गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। सेकेंड टर्म जो मिलेगा प्लस जे टाइम्स के माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन जे ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन के प्लस म्यू जीरो माइनस गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन शुड बी इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन अपन ने कॉमन ले लिया, तो गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस ओमेगा स्क्वायर के एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर के एप्सिलॉन माइनस गामा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने से यहां पर देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। माइनस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, तो यहां से क्या बचेगा, गामा स्क्वायर, ये आपको यहां पर दिख जाएगा। यहां से क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, ये दिख जाएगा। और ये टर्म आपके पास ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। अब इसका और सॉल्यूशन करेंगे तो गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर के एप्सिलॉन प्लस गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर के एप्सिलॉन इज इक्वल टू जीरो। तो गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू प्लस के गामा स्क्वायर, इनको एक तरह से आपने फैक्टराइज कर दिया, तो गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू माइनस के, तो एक जगह म्यू प्लस के और एक जगह म्यू माइनस के। तो गामा को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस जे ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू प्लस के एंड गामा में भी इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू माइनस के। तो आपके पास दो प्रोपोगेशन कांस्टेंट यहां पर दिखाई देते हैं। ये जो दो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है इनमें एक जगह म्यू प्लस के आ रहा है और एक जगह म्यू माइनस के आ रहा है। यहां म्यू प्लस के आता है उसको हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दोनों चिन्ह हमने एक दूसरे के विपरीत लिए। देखिए यहां पर अगर प्लस साइन लगाया है तो यहां पर माइनस साइन है। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम इसी वीडियो के अंदर थोड़ा आगे जाकर दे देंगे। तो हमारे पास जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आए हैं, गामा माइनस प्लस वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, एप्सिलॉन यहां पर ऊपर नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा। इस तरह से प्रोपोगेशन कांस्टेंट से आपको इक्वेशन नंबर 7 मिलती है। अब मैक्सवेल इक्वेशंस को देखें तो डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा जे के एच एक्स प्लस म्यू टाइम्स एच वाई। तो डेल्टा बाई डेल्टा जेड का वैल्यू रख दीजिए, तो गामा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा जे के एच एक्स प्लस म्यू टाइम्स एच वाई। सिमिलरली गामा टाइम्स एच वाई वुड बी इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। अब यहां से ई एक्स की वैल्यू निकालिए, ई एक्स कितना हो जाएगा, गामा एच वाई अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन। इसको ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो माइनस गामा और ई एक्स की वैल्यू अगर रखेंगे तो गामा एच वाई अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन आरएचएस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसको सॉल्व करने से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो है इक्वेशन नंबर 8। इसको हम लिख सकते हैं माइनस गामा स्क्वायर एच वाई वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन जे के एच एक्स प्लस म्यू टाइम्स एच वाई। अगर गामा की जगह पर गामा नेगेटिव रख दें तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू प्लस के एच वाई। ऑन द राइट हैंड साइड इट इज ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन जे के एच एक्स और प्लस म्यू टाइम्स एच वाई। तो ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन और ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा
इसका मतलब है k टाइम्स एच वाई वुड बी इक्वल टू जे के एच एक्स। तो एच वाई का वैल्यू आएगा j टाइम्स एच एक्स। इसी तरह से गामा की जगह अगर गामा पॉजिटिव रख दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू माइनस के एच वाई। ऑन द राइट हैंड साइड रिमेन्स द सेम, ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन जे के एच एक्स प्लस म्यू एच वाई। दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स आपके। इसी तरह से आपको मिलेगा माइनस के एच वाई इज इक्वल टू जे के एच एक्स। इसी तरह एच वाई नाउ विल बी इक्वल टू माइनस जे एच एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि z इज इक्वल टू 0 प्लेन के अंदर एच एक्स गामा प्लस माइनस हैज अ डिपेंडेंस ऑफ एच ई पावर जे ओमेगा टी। एच वाई हैज अ डिपेंडेंस ऑफ प्लस माइनस जे एच ई जे ओमेगा टी। इसका मतलब है एच एक्स को हम लिख सकते हैं एच ई पावर जे ओमेगा टी और जे ओमेगा टी को लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। इसी तरह से एच वाई की जगह भी हम इस तरह से लिख सकते हैं जे एच और ई पावर जे ओमेगा टी के स्थान पर कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी। On taking the real part of the complex field, we have hx will be h cos omega t, hy would be equal to minus h sin omega t. इसी तरह hx would be equal to h cos omega t and hy would be equal to h sin omega t. ये दोनों इक्वेशंस जो हैं आपकी 9 और 10 ये क्या शो करती हैं कि जो हमारे फील्ड्स हैं वो सर्कुलरली पोलराइज्ड हैं z इज इक्वल टू 0 प्लेन में। बहुत इंपॉर्टेंट एक यहां पर आपको रिजल्ट मिला है। इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 ये शो करते हैं कि जो फील्ड्स हमको यहां पर मिलते हैं व्हेन द प्रोपोगेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन देन द फील्ड्स आर सर्कुलरली पोलराइज्ड इन z इज इक्वल टू 0 प्लेन। इक्वेशन नंबर 9 shows a field vector which rotates anti-clockwise when viewed in the direction of steady magnetic field. इक्वेशन नंबर 9 क्या बताता है कि जो फील्ड वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है जब आप डायरेक्शन ऑफ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 10 क्या बताता है कि फील्ड रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन सीन इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर आपको मिल जाते हैं। ये हमने यहां फिगर में भी शो किया है कि ये देखिए ये लेफ्ट पोलराइजेशन है, ये राइट पोलराइजेशन है। लेफ्ट पोलराइजेशन मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और राइट पोलराइजेशन मींस रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन और प्रोपोगेशन को बता रहा है। तो हमने तो सिलेक्टिव वही केस किया है जहां पर प्रोपोगेशन और मैग्नेटाइजेशन एक ही डायरेक्शन में। ये आपका z इज इक्वल टू 0 प्लेन है। तो ये रोटेशन तो आपका ये देखिए ये तो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पर जैसे जैसे z इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आपको दिखाई देता है। तो देखिए यही लिखा है डायग्राम शोज दैट अ वेव defined to be negatively circularly polarized rotates clockwise as z increases at any instant of time. तो यहां पर नई चीज हमें क्या मालूम पड़ रही है कि k changes its sign when magnetization is reversed. So sense of circular polarization must be defined with respect to direction when RF magnetic field rotates clockwise. तो k का साइन मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्शन को चेंज करने से उल्टा हो जाता है। तो इसीलिए सेंस ऑफ सर्कुलर पोलराइजेशन हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करना चाहिए? इन दैट डायरेक्शन व्हेन आरएफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक मैग्नेटाइजेशन देन सेंस ऑफ सर्कुलर पोलराइजेशन इज said to be positive. The field is said to be negatively polarized when the RF magnetic field rotates in the anti-clockwise or the counter-clockwise direction. This will justify our cases of plus minus sign जो हमने propagation constant में लगाया था। प्लस लिया था म्यू माइनस के साथ और माइनस लिया था म्यू प्लस के साथ, वो इसीलिए लिया था। The two circularly polarized waves constitute a natural mode of propagation in magnetized ferrite. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कॉन्स्टिट्यूट अ नेचुरल मोड ऑफ प्रोपोगेशन इन मैग्नेटाइज्ड फेराइट। मैग्नेटाइज्ड फेराइट्स के अंदर
प्रोपोगेशन का जो नेचुरल तरीका है, नेचुरल मोड है, वो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव्स के रूप में ही है। ये जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी, गामा प्लस माइनस का स्क्वायर वुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू, प्लस है तो माइनस प्लस के। इट इज क्लियर दैट फेराइट्स प्रेजेंट a scalar permeability mu minus, that is mu plus k, to negatively circularly polarized wave, and a scalar permeability mu plus is equal to mu minus k to positively circularly polarized wave. यहां आकर now the things are completely clear कि हमने म्यू माइनस के साथ में प्लस साइन प्रोपोगेशन कांस्टेंट में क्यों लगाया और म्यू प्लस के साथ में प्रोपोगेशन कांस्टेंट में नेगेटिव साइन क्यों लगाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीजें काफी क्लियरली समझ में आ रही होंगी। अब हम दूसरा केस पिकअप करते हैं, प्रोपोगेशन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इसीलिए हमने थीटा को 90 लिया है। एक बार वापस हमें सॉल्यूशन तो मैक्सवेल इक्वेशन से ही शुरू करना पड़ता है। मैक्सवेल इक्वेशन एक कर्ल ई का इक्वेशन था, एक कर्ल एच का इक्वेशन था। कर्ल ई के इक्वेशन से तीन कंपोनेंट हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा वाई माइनस डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी एक्स, और बी एक्स के स्थान पर म्यू एच एक्स माइनस जे के एच वाई। इसी तरह से डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ई जेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी वाई, और बी वाई के स्थान पर जे के एच एक्स प्लस म्यू टाइम्स एच वाई। तीसरा कंपोनेंट डेल्टा ई वाई बाई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा ई एक्स बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा बी जेड, और बी जेड के स्थान पर म्यू जीरो एच जेड। तो पहला मैक्सवेल इक्वेशन यहां पर तीन कंपोनेंट फॉर्म में हमने व्यक्त कर दिया है। नाउ electromagnetic wave propagates along x-axis perpendicular to the direction of magnetization. Direction of magnetization क्या है? z direction पर वेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसकी तरह वेरी करती है? e पावर j ओमेगा t माइनस गामा x। तो डेल्टा बाई डेल्टा x के स्थान पर माइनस गामा, पर प्रोपोगेशन से x डायरेक्शन में, इसलिए डेल्टा बाई डेल्टा y और डेल्टा बाई डेल्टा z की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऊपर जो तीन इक्वेशन लिखे थे उसमें इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा LHS would be 0 minus j omega mu times hx minus j k hy. Gamma times Ez is minus j omega j k hx plus mu hy, and minus gamma ey would be minus j omega mu 0 hz. इसी तरह से दूसरे मैक्सवेल इक्वेशन से हमें जो तीन इक्वेशंस मिलेंगे वो है j ओमेगा एप्सिलॉन ex is 0, gamma hz will be equal to j omega epsilon ey and minus gamma hy would be equal to j omega epsilon ez. तो ex का वैल्यू यहां से 0 आ जाता है और mu टाइम्स hx would be equal to j टाइम्स ky यहां से आ जाता है। अब हमें ey और ez को एलिमिनेट करना है, तो Ey और Ez का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए और इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए माइनस गामा गामा एच जेड अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन वुड बी माइनस जे ओमेगा म्यू जीरो एच जेड। एच जेड दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस गामा स्क्वायर वुड बी ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन। तो गामा स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू जीरो एप्सिलॉन। तो गामा के दो वैल्यू, गामा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस जे ओमेगा अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब Ey और Ez का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो गामा इंटू माइनस गामा एच वाई जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू जे ओमेगा जे के एच एक्स प्लस म्यू एच वाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो गामा स्क्वायर एच वाई वुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन जे के एच एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू एच वाई। ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन जे के, तो इसको लिख सकते हैं हम जे के एच वाई अपॉन म्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू एच वाई। तो गामा स्क्वायर का वैल्यू यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस गामा ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन के स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन म्यू। On the right hand side it is minus omega square epsilon upon mu mu square minus k square। तो गामा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस जे ओमेगा
एप्सिलॉन म्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन म्यू और पावर हाफ। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन है इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे लिए क्या बताते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट्स प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ द वेव विद hx एंड hy इज इक्वल टू 0। जब hx और hy दोनों 0 होंगे तो उस कंडीशन के अंदर गामा आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या बताता है, जब hz 0 होगा तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे निर्भरता ही नहीं रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से आ गया। द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1 is independent of the direction of magnetization. The condition in which the waves polarized along or normal to the direction of steady magnetizing field have different propagation constant is called double refraction of birefringence. दो अलग अलग प्रोपोगेशन कांस्टेंट आए, किन के लिए, जो फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में थे और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर थे। इस प्रकार से अलग अलग प्रोपोगेशन कांस्टेंट आना डबल रिफ्रैक्शन या बाइरेफ्रिंजेंस कहलाता है। तो वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वी ऑब्टेन द कंडीशंस अंडर विच डबल रिफ्रैक्शन कैन टेक प्लेस। द फेराइट्स, they present a scalar permeability mu e to a wave polarized with magnetic field component transverse to the direction of magnetization. The wave is not TEM but a TE or a H mode. तो यहां पर स्केलर परमिएबिलिटी फेराइट्स किसको प्रेजेंट करते हैं, टू द वेव्स पोलराइज्ड हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये वेव TEM नहीं है बट या तो TE मोड है या H मोड है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो के अंदर माइक्रोवेव प्रोपोगेशन इन फेराइट अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।